सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। हिंदुस्तान में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं। लापरवाही, रफ्तार इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसी ही दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। अगली खबर आपको बताएंगी। देखिए, कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अब हालात सुधरने लगे हैं। आतंकियों पर सेना और केंद्रीय एजेंसीज का एक्शन लगातार जारी, जिसकी वजह से तमाम आतंकी संगठनों में इस वक्त दहशत है। इस खबर पर आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। देखिए, मैं खबर आपको बताऊंगी बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी शोर भी अब शुरू हो चुका है। कल के पाठक और तेजस्वी यादव के मुद्दे पर जमकर हंगामा बरपा, तो वहीं पर आज तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत का। बिल्कुल, पूरे भारत में कुदरत का क्रोध काल जारी है। आपको बता दें, पहाड़ से लेकर मैदान तक जल तांडव देखने को मिल रहा है। हालांकि आज सुबह से बारिश रुकने के बाद राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस पर विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए चलते हैं पूर्णिमा के पास। तो देखिए, सड़क हादसे का मैंने जिक्र किया था। आज सुबह गाजियाबाद से आई एक खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, लेकिन इस हादसे से कई सवाल भी खड़े हुए कि आखिर इन 6 बेगुनाहों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन। जगह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, समय सुबह के करीब 6 बजे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ से तेज रफ्तार कार आती है, दूसरी तरफ से एक स्कूल बस और एक जोरदार टक्कर 6 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे हादसा कहेंगे या वारदात, महज एक एक्सीडेंट कहेंगे या मर्डर? इस घटना के बाद की तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कार में 8 लोग सवार थे, 6 की मौके पर मौत हो गई। गैस कटर से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला गया, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार में सवार सभी लोग मेरठ के रहने वाले थे। घाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गुरुग्राम जा रहे थे। जिन लोगों की मौत हुई उनमें मृतकों की शिनाख्त नरेंद्र यादव, उम्र 48 साल, नरेंद्र की पत्नी अनीता, उम्र 45 साल, नरेंद्र का बेटा कार्तिक, उम्र 15 साल, नरेंद्र का बेटा हिमांशु, उम्र 12 साल, नरेंद्र के भाई धर्मेंद्र की पत्नी बबीता, उम्र 38 साल, धर्मेंद्र की बेटी वंशिका, उम्र 7 साल, मौत हो गई। जबकि नरेंद्र का भाई धर्मेंद्र यादव, उम्र 42 साल और उसका बेटा आर्यन, उम्र 8 साल, गंभीर रूप से घायल है। बस चालक की जल्दबाजी ने एक परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया है। लेकिन सवाल फिर वही, इन 6 की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? 6 की मौत कौन जिम्मेदार? बस का ड्राइवर। जानकारी के अनुसार बस का ड्राइवर बस में सीएनजी भरवाकर लौट रहा था और फिर ड्राइवर ने बस को रॉन्ग साइड में दौड़ा दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ट्रैफिक पुलिस, आसपास के लोगों का कहना है कि इन इलाकों में समय बचाने के लिए कई बार बड़ी गाड़ियां रॉन्ग साइड पर चलती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी गाड़ियों की रफ्तार भी बहुत अधिक होती है। पुलिस की सुस्ती को लोग इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। स्कूल प्रशासन, सवाल ये भी कि क्या ड्राइवर की नियुक्ति गाइडलाइन के मुताबिक की गई थी? क्या ड्राइवर के ऊपर समय से बच्चों को पिकअप कर स्कूल पहुंचाने का दबाव था? बस के ड्राइवर ने जो लापरवाही की, उसने 6 लोगों की जान ले ली। रॉन्ग साइड से आना ड्राइवर की मजबूरी हो या लापरवाही, लेकिन एक परिवार के 6 लोगों की जिंदगी की कीमत कोई भला कैसे चुका सकता है? इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी भी या नहीं बता पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसी लापरवाही और जल्दबाजी से होने वाले हादसों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सख्ती के साथ ऐसे मामलों की जांच कर जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं देखिए, धारा 370 हटने के बाद घाटी में उम्मीद का नया सवेरा हुआ। जिस कश्मीर की फिजाओं में दहशत और खौफ था, वहां अब शांति है। सेना और केंद्रीय एजेंसीज की कार्रवाई ने कश्मीर को नया जन्म दिया है। इस बौखलाहट से परेशान दहशतगर्द फिर से घाटी में गर्दन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे हमारे शूरवीर उन दहशतगर्दों की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हैं।
इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। घाटी में भारतीय एजेंसियों का एक्शन जारी। भारतीय एजेंसियों के ट्रिपल अटैक ने आतंकी आकाओं की बौखलाहट बढ़ा दी है। सेना के एक्शन और एनआईए की कार्रवाई ने अलगाववादियों की रातों की नींद उड़ा दी है। 2019 के बाद से सीमा पार बैठे दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। इसकी 3 बड़ी वजह है। घाटी में लगातार सेना का एक्शन जारी है। बीते 4 साल में चुन चुन कर आतंकियों और उनके आकाओं को मौत के घाट उतारा गया। दूसरी वजह है अलगाववादियों के खिलाफ सेना और पुलिस का शिकंजा। धारा 370 हटाए जाने के बाद से कट्टरपंथी और अलगाववादियों की कमर टूट गई है। चुन चुन कर ऐसे नेताओं की दुकानें बंद की जा रही है। तीसरी बड़ी वजह है आतंकी संगठनों पर आर्थिक चोट। ईडी लगातार घाटी में आतंकी फंडिंग के नेक्सस को तोड़ने में कामयाब रही है। सेना, एनआईए और ईडी इन तीनों ने मिलकर के दहशतगर्दों और आकाओं की कमर तोड़ दी है। धारा 370 हटाए जाने के बाद से इंडियन आर्मी और पुलिस का आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। जम्मू और कश्मीर में एनआईए ने दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर तलाशी ली। वहीं अभी लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आतंकी गिरोह का भांडाफोड़ करने और उनके आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए छापेमारी की है। एनआईए ने अलग अलग आतंकी संगठनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इसमें बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे और इंटरनेट पर आतंकी एजेंडे को हवा दे रहे दहशतगर्द निशाने पर हैं। जानकारी के अनुसार अनंतनाग के बंडरपोरा, बिजबेहाड़ा में गौहर अहमद बट और नानिल मट्टन, अनंतनाग में रियाज अहमद हज्जाम के घर आज सुबह 7 बजे एनआईए ने छापा डाला। अनंतनाग और कुलगाम में 3 अन्य जगहों पर भी तलाशी ली गई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS और पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में खत्म हो रहे आतंकवाद को फिर से उठाने की कोशिश में है। इंटरनेट के जरिए नए आतंकियों की भर्ती करने, आतंकी हिंसा फैलाने और ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भी पहुंचाए जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं में जिहादी मानसिकता को पैदा किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान एनआईए ने लगभग 137 जगहों पर तलाशी ली। जांच में पता चला कि नए आतंकी संगठनों का कैडर देश विदेश में अपने हैंडलर्स और साथियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जब से आतंक के खिलाफ घाटी में फाइनल सर्जरी शुरू हुई, तब से पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की बौखलाहट बढ़ गई। यही वजह है कि आतंक फैलाने के लिए इन संगठनों को एक्टिवेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर काफी दबाव है। भारत के बढ़ते ताकत और अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। आतंक के दाग को हटाने के लिए पाकिस्तान खुद को आतंकी संगठनों से अलग दिखाने की साजिश रच रहा है और इसी के तहत TRF और PAF, कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन, गजवातुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों को सक्रिय किया है। ये नए संगठन लश्कर-ए-जैश का ही हिस्सा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब इन्हीं संगठनों के जरिए कश्मीर में खूनी आतंक का खेल चलाने में जुटी हुई है और इसके जरिए ही जम्मू कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों का एक बड़ा षड्यंत्र बीते साल रचा गया। लेकिन एनआईए ने 2022 में इस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF और हुर्रियत को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने मालिकों के ऑर्डर्स पर मीटिंग कर रहे थे। सेना, एनआईए और ईडी के एक्शन से साफ है कि आतंक के खिलाफ ये भारतीय एजेंसियों का फाइनल अटैक है। आतंकियों और अलगाववादी संगठनों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में घाटी से दहशत का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर बिहार से। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। देखिए, लगातार दूसरे दिन महज 20 मिनट के अंदर विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष सीएम नीतीश और तेजस्वी के इस्तीफे पर फिलहाल अड़ा हुआ है। आप देखिए। पहले केके पाठक और अब तेजस्वी और शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर बिहार में हंगामा जारी है। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद विपक्षी दलों को नया मुद्दा मिल गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। लगातार दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई 6 मिनट चली, जिसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही फिर हंगामा होने लगा, जिसके चलते 10 मिनट बाद ही कार्रवाई को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्रवाई शुरू होते ही लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर बीजेपी ने सदन के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विजय सिन्हा ने हाथ में पोस्टर लेकर विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने टेबल कुर्सियां पटक कर प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं उनके आगे आकर
बीजेपी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्म करो, 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो के नारे, और पीछे देखिए महागठबंधन के नेता यानी कि भाकपा माले, आरजेडी, जेडीयू, ये तमाम विधायक जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीछे, और बीजेपी के विधायक आगे आ गए हैं और वो जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बिहार विधानसभा सदन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से एक तरफ महागठबंधन के तमाम विधायक पीछे खड़े थे और उनके आगे बीजेपी के विधायक आते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, उनका ये प्रोटेस्ट जारी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये महागठबंधन के विधायक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बीजेपी के विधायक आगे पहुंचे, वो प्रोटेस्ट करने लगे, और ये कहीं ना कहीं एक आज तस्वीर जो है विधानसभा के बाहर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। और देखिए हमारे साथ विधायक है बीजेपी के, क्या मांग है? आप लोग महागठबंधन के नेताओं के आगे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो है भ्रष्ट सरकार जो है, ये नीतीश कुमार कहते थे कि हम जो है 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे। आज देखिए 4 सीटेड को मंत्री बनाए हुए, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का डिमर्जर कर रही है। डिमर्जर के बाद नई कंपनी का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि JFSL होगा। नई कंपनी के शेयर आवंटित करने के लिए 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है। RIL के शेयर धारकों को 1 शेयर के बदले जियो फाइनेंस का 1 शेयर मिलेगा। इस डिमर्जर को पिछले महीने रेगुलेटरी अप्रूवल मिला था और बोर्ड की बैठक में शेयर आवंटन के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई। दलाल स्ट्रीट को इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज IPO का बेसब्री से इंतजार है। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO इस साल सितंबर में आ सकता है। कंपनी के इस कदम से 36 लाख शेयर होल्डर्स के मजबूत आधार के लिए नया वैल्यू क्रिएट होगा। डिमर्जर के बाद नेटवर्थ के लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी हो जाएगी। नई कंपनी की कमान ईशा अंबानी के हाथ में होगी। ईशा अंबानी और पूर्व CAG राजीव महर्षि को नई फाइनेंस कंपनी के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल किया गया है। साथ ही बता दें कि गृह सचिव और CAG रह चुके पूर्व IAS राजीव महर्षि को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। Each and every one of you for all your hard work, dedication, sincerity. तो देखिए तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का डिमर्जर होने जा रहा है। डिमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा नाम, और ऐसे में ईशा अंबानी के हाथ होगी JFSL की कमान, जो कि अब देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बन जाएगी। डिमर्जर को पिछले महीने रेगुलेटरी मिला था। बोर्ड की बैठक में शेयर आवंटन के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई। साथ ही आपको बता दें कि डिमर्जर के बाद नेटवर्थ के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी होगी JFSL। ईशा अंबानी कमान संभालेंगी। पूर्व CAG राजीव महर्षि नई कंपनी के अंदर बतौर डायरेक्टर शामिल होंगे। 2013 में केदारनाथ में जो तबाही का मंजर दिखा, इस साल मॉनसून की शुरुआत ने उस खौफनाक मंजर की यादों को ताजा कर दिया। मॉनसून की शुरुआत से ही भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ा है। देखिए हैरान कर देने वाली तस्वीरें राजधानी दिल्ली से भी सामने आई, जहां पर 3 दिनों की बारिश ने अब प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर मॉनसून की शुरुआत में यह हाल है तो अगस्त में क्या होगा? मॉनसून के शुरुआत से ही भारत के कई हिस्सों में जलक्रोध की तस्वीरें आने लगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जुलाई के महीने में जो तस्वीर दिख रही है, क्या अगस्त में उसकी पूरी पिक्चर दिखाई देगी? अगर अगस्त या जुलाई के अंत में फिर ऐसी बारिश होती है तो हालात कितने खराब होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। साथ ही सवाल ये कि इस हालात के लिए
हम कितने तैयार हैं। 4 दिन की बारिश में राजधानी दिल्ली घुटनों तक डूब गई। पहाड़ी इलाकों में नदी और पहाड़ एक हो गए। जम्मू से लेकर चेन्नई तक मौत का तांडव है। कुदरत के जलक्रोध में करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई। नदियों का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम उठा। अगर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बहादुरी ना दिखाती तो न जाने कितना जानमाल का नुकसान होता और इसका आंकड़ा बताना भयावह होता। कुदरत के इस प्रकोप ने लोगों के आशियाने छीन लिए। मजबूरी में लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। हालांकि कई इलाकों में हालात अब भी सुधरे नहीं हैं। मंडी में व्यास नदी अब भी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से खतरा बरकरार है। बादल फटने और अचानक पानी के बहाव से लोगों में खौफ का मंजर है। कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। कई सैलानी अब भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उसकी वजह से जो सड़कों का नुकसान हुआ है और कुछ विद इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, कुल्लू जो शहर है, कुल्लू हेडक्वार्टर हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर सब डिविजन्स। तो आज मनाली रिस्टोर करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, तो होपफुली उसमें हमारे को सक्सेस मिल जाएगी जल्दी। मनाली वी विल बी एबल टू कनेक्ट बाय रोड और नेटवर्क भी वहाँ पे कई जगह पे रिस्टोर हो गया है। सिमिलरली जो मणिकरण कसौल का एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट हैं। उस एरिया के साथ भी हमारी टीम जो है आज डिस्पैच की जा रही है, बोथ फॉर रोड रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज रेस्क्यूइंग पीपल एज फार एज पॉसिबल। पंजाब के रूपनगर में नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से खेतों में खड़ी फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में नाव की मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हालांकि सुबह से बारिश नहीं होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अगले 24 घंटों में फिर से बारिश होती है तो हालात कितने भयावह होंगे। राजस्थान के ढोलपुर में भी हालात बेहद खराब हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश के चलते ऋषिकेश में जल भराव हो गया है। ऋषिकेश एम्स में पानी घुसने से मरीजों की जो हालत है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हर तरफ बेहाल तस्वीरें नजर आ रही हैं क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में भी मुश्किलें बनी रहेंगी। ये अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हथनी कुंड बैराज से पवन शाद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए, क्योंकि जलस्तर यमुना का लगातार बढ़ता जा रहा है और जब से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि लोगों के लिए ये कितना बड़ा मुश्किल का सबब है। क्या तैयारियां की जा रही हैं और अभी यमुना के जलस्तर को लेकर अपडेट क्या है? साहनी जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हालत है सर? मगर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी हम लोग दे सकें। इस तरह की ये वारदात कई दफ़ा यहाँ हुई है और मेरा ख्याल है 5-6 दफ़ा से मैं भी विधायक हूँ, कारपोरेशन का मेंबर भी यहाँ रहा हूँ। लोगों को मजबूती से इसका मुकाबला करना आता है। यहाँ तक ही मैं कह सकता हूँ लोग निडर हैं, कहीं किसी बाढ़ से डरते नहीं, अपने मकानों पे रहते हैं। कोई मेरे हिसाब से तो काफ़ी घर के लोग सारे के सारे औरतें आदमी सब तैराक हैं, इस वजह से ये डरते नहीं और हम लोग इनकी हर तरह की फैसिलिटी इनको कर देंगे। दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने जो कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी इनको देंगे ताकि कोई दिक्कत इनको ना हो। घर बैठे रहेंगे तो भी घर पे खाना पहुंचाएंगे, नाव और भी ला के देंगे ताकि नाव के अंदर बैठकर इनके आदमी खाना ले जाएं और हमें ज़रूरत पड़ी हम भी घर घर तक जाके इनको खाना हमारे वॉलंटियर देंगे। बाहर एलजीबी आज सुबह आए थे, इनको बोला था घर छोड़ के आप बाहर आ जाइए। दिल्ली सरकार ने क्या व्यवस्था की है बाहर आने की?
सर दिल्ली सरकार ने तो व्यवस्था कर दी, वहाँ बेड भी लगा दिए, वाटर प्रूफ टेंट भी लगा दिए हैं, काफ़ी लग गए, काफ़ी और लग जाएंगे, मोर लगेंगे, उसमें रहेगा कौन, मैं या आप? ये तो जाने वाले नहीं है, ये जाने वाले हो, कोई आप बाहर चले जाओ टेंट में। ठीक है, आपके पास आनंद, वापस लौटेंगे। पवन हथनीकुंड बैराज से हमारे साथ में, और हमारे साथ एक और सहयोगी हरियाणा से भी जुड़ रहे हैं, तरुण कपूर, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले हथनीकुंड बैराज की क्या स्थिति है, पवन उसका हाल बताएंगे। पवन, हथनीकुंड बैराज में भी देख रहे हैं कि लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और ये कैसे परेशानी का सबब बन रहा है? लगातार कैचमेंट में बर्फबारी के कारण जो है काफी परेशानी बढ़ गई, और देखा जाए तो 1 लाख क्यूसेक में जो है इसके फ्लड गेट जो है खोले गए, और अब आज की अगर जो स्थिति की बात करें तो 3,70,000 क्यूसेक जो पानी डिस्चार्ज किया गया है, तो चल रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। पवन, जरा पीछे की तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, क्योंकि यही हथनीकुंड बैराज है जिससे पानी लगातार यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा रहा है। जैसा कि ये हथनीकुंड बैराज का जो है आपके सामने देखो, पानी जो है चल रहा है जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। तरुण भी लगातार इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं अंबाला से। तरुण, आप बताइए अंबाला में इस वक्त क्या स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? देखिए, अभी पानी तो कुछ कम होना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम अंबाला की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। मैं आपको कुछ यहाँ के दृश्य दिखाना चाहूंगा कि दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तस्वीरें भी दिखाइए, और साथ ही साथ अंबाला में तो बुरा हाल इस वक्त है, घर घर में पानी घुस रहा है, सड़कों पर पानी है चारों तरफ, यहाँ तक कि सुना कि कई मगरमच्छ तक आ गए इलाके में। मगरमच्छ तो कुछ एरिया में देखे गए, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई। ये अंबाला के सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं पानी में यहाँ करोड़ों रुपए का इन लोगों का नुकसान हो गया है। ये सूट देख रहे हैं आप, होलसेल कपड़ा यहाँ पे तैर रहा है, देखिए ये बिल्कुल भीग चुकी हैं दुकानें। और इधर भी आप देखेंगे कि पूरा इस होलसेल मार्केट में कोई दुकान ऐसी बची नहीं होगी जिसका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ना आया हो। ये ओनर दुकान के बाहर बैठे हैं, और पानी की हालात देख लीजिए, अभी भी पानी यहाँ पे इतना खड़ा है। अगर मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन इसके अंदर पूरा फेल रहा है, तो कुछ दिन पहले नालों की सफाई नहीं होती यहाँ पे, और बारिश हो जाती है, बारिश के बाद पहाड़ों से नदियों का पानी यहाँ पे आ जाता है, और कपड़ा मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। लोगों की बात की जाए तो घरों में पोजीशन ये है कि पिछले 48 घंटे में लोगों के घरों में लाइट तक नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और दूध की भी बिल्कुल तरुण, इसी तरह का हाल अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी यही बयां करती है। एक बार फिर से आनंद, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। दिल्ली में खुद जाकर सड़कों पर हाल देखकर आई थी, कहीं सड़कें टूट रही है, कहीं जल जमाव की स्थिति इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों के घरों के अंदर, लोगों की दुकानों के अंदर पानी भरता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में बारिश तो इसी तरह की रहेगी, क्या इंतजाम किए गए हैं, लोग परेशान ना हो उसके लिए सरकार द्वारा? जी बिल्कुल, स्थानीय विधायक हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि हमने अस्थायी रूप से लोगों के रहने के बंदोबस्त कर दिए हैं, लेकिन वो कितने काफी हैं, लोग कितने जा रहे हैं, हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर प्रिया हैं। प्रिया, जो सरकार ने इंतजाम किए हैं कितने कुशल हैं, कितने प्रूफ हैं, लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आनंद, हमने लोगों से यहाँ पर बात की, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की हो जाती है जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इनका ये कहना है कि वैसे व्यवस्था, वैसे इंतजाम नहीं किए गए हैं जैसे कि होना चाहिए। आप भी सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने लोगों से बात की है, उनका कहना है कि यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं की गई। अगर वो यहाँ से निकल भी जाते हैं, किसी ऊँचे के स्थान पर जाकर के शिफ्ट भी हो जाते हैं, अपने सामान को कैसे लेकर के जाए? प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उनके सामान को यहाँ से कैसे, जो जरूरत के सामान है उसको आप लोग दोनों ही पानी में खड़े हैं, और लगभग आपके घुटनों तक वहां पर पानी आ चुका है, तो लोगों को इस वक्त किस किस तरह की परेशानियां हो रही है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। इतना पानी है तो बिजली का इस वक्त कनेक्शन क्या है, मतलब बिजली आ रही है कि नहीं, पानी लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं, आने जाने के लिए क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? ऑफिस से पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या परेशानियां लोगों को फील हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको पीने का पानी मिल रहा है, खाने का पानी मिल रहा है, तो उसको लेकर जो आपने देखा वो क्या था?
देखिए, पहले तो जब हम लोगों से के बीच पहुंचे, लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निकाला तो गया है, लेकिन वैसी कोई व्यवस्था आनंद हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यानी कि पीने के लिहाज से भी, इसके अलावा जो लोग हैं वो अपने स्तर से ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से उस वैसी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी आवश्यकता है। जो ज़रूरत होनी चाहिए उस हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अपने स्तर पर ही तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि जो आसपास के लोग हैं, यानी कि जो ऊपरी इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो भी अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं और वो लोग भी सहायता कर रहे हैं। आनंद, आपने भी महसूस किया होगा यहाँ पे। बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार सरकार से लेके आदमी, जो स्थानीय लोग हैं, वो मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश अभी तक नाकाफी है। लगातार हरियाणा के यमुनानगर से, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और उसका आलम ये है कि जो यमुना का जर थोड़ा पहले था, वो लगातार घरों को अपने कब्जे में ले रहा है और घर से लेके मंदिर, मंदिर से लेके गौशाला, हर जगह पानी ने कुछ इस कदर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि सरकार, दिल्ली की सरकार और एलजी, जो कि केंद्र के नुमाइंदे होते हैं, वो दोनों इस इंतजाम को पूरा करने में नाकाफी हैं। दिल्ली की बात करें तो वो सेंटर पे डाल रहे हैं और सेंटर की बात करें तो वो दिल्ली पे डाल रहे हैं, लेकिन असली और मेन जो लोग इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो है दिल्ली की जनता को, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए आनंद, ये तो तय है कि जिन्होंने वादे किए वो अपने आलीशान नुमा घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो दिल्ली को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करेंगे, झीलें ही झीलें नजर आएंगी। दरअसल सड़क भारी बारिश के बाद झीलों में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल, आपने हथनीकुंड बैराज से तस्वीरें देखी, अंबाला के हालात आपने देखे, दिल्ली से आनंद आपको जानकारी दे रहे थे। आप तीनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो पूरा देश है इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है, लेकिन 5 राज्यों में हालात बद से बदतर नजर आते हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कैसे मौसम की मार के बाद सिस्टम फेल, डिरेल होता हुआ पूजा नजर आ रहा है। ये हम सब ने देखा कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन राहत के नाम पे ज्यादा कुछ लोगों तक पहुंच नहीं रहा। और बड़ी बात यह भी है कि देखिए, इसके लिए बजट का एलोकेशन भी होता है। फिर उस बजट के एलोकेशन का क्या इस्तेमाल आपने किया? आफत सर पर खड़ी है तो आप बैठ के भले ही चाहे कितनी बुला ले, लेकिन ये बैठ के अगर आपने पहले की होती तो इस मुश्किल घड़ी में आपको ज्यादा बैठ के नहीं, बल्कि आपको ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का काम करना पड़ता। अब आप पहले प्लान कर रहे हैं और उसके बाद में बचाव की कोशिशें। फिलहाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक की तस्वीर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसा पूर्णिमा ने भी जिक्र किया कि एक तरफ सरकार ने दावा किया कि हम दिल्ली को बनाएंगे हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी, लेकिन यहां तो इन दावों की हवा निकल चुकी है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ 4 के बार में आज के लिए फिलहाल इतना ही।